आप ब्राह्मण राज नहीं कह सकते। बिल्कुल ब्राह्मण राज्य। देखिए हम ये कह रहे हैं कि आज पूरा गठजोड़, क्योंकि देखिए हम मानते हैं असल में तो पूंजीवादी लोकतंत्र है, लेकिन इस पूंजीवादी जनतंत्र में भी हम कह रहे हैं कि जो ब्राह्मणवाद है और जो पूरा जिस तरीके से ये लोग ये बिल्कुल कहने के लिए जब दंगे कराने हैं तो दलितों को कहते हैं तुम भी हिंदू हो, तुम भी हिंदू हो, लेकिन असल में इनको उनसे कोई मतलब नहीं है। पूरा आज जो दलितों पे हमले बढ़े हैं, जिस तरीके से पूरी सरकार के अंदर जातिवाद का जो पूरा इन्होंने कराया, और जिस तरीके से ब्राह्मणवाद, एक सांप्रदायिक ब्राह्मणवाद हमारे देश में जो दिख रहा है, कुल मिला के देखिए हमारा मानना है कि जो हिंदू राष्ट्र की जो परिकल्पना है वो खोखली है, वो हवाबाजी है। उस हिंदू राष्ट्र में गरीब हिंदुओं की जगह नहीं है। वो गरीब हिंदू चाहे दलित हो, चाहे कोई भी गरीब हिंदू हो, किसी भी जाति का, उसमें गरीब हिंदू की जगह नहीं है। तो ये हिंदू राष्ट्र का जो ये आवरण है ना, ये भी एक खोखला, और ये असल में इस देश के बड़े बड़े पूंजीपति, बड़े बड़े क्या कहते हैं, जो पैसे वाले ब्राह्मण हैं वो, और जो ठेकेदार है और बड़े बड़े मालिक है, उनकी उनका राज आने वाला है। ये उन्हीं का राज है, ये कोई जय भीम। मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, मैं आज जंतर मंतर पे आया हूँ। यहाँ 18 पार्टियों के संगठन इसलिए यहाँ पर प्रदर्शन कर रहा है कि जो प्रोटेस्ट करने का अधिकार सरकार नहीं दे रही है, वो अधिकार ले पाने के लिए परमिशन जो नहीं देती, उसके लिए यहाँ पर प्रदर्शन 18 संगठन के लोग, उसमें से एक साथी हैं हमारे। इनका नाम पता पूछूंगा क्या करने आए थे, और दूसरी बात मैं इनसे जानूंगा कि जो नेपाल में एक बड़ा तख्ता पलट हुआ उसके बारे में इनसे चर्चा करूंगा। सबसे पहले सर, आपको नमो बुद्धाय, जय भीम। नमस्कार जी, मैं योगेश, भारत की क्रांतिकारी मजदूर पार्टी से, और आज यहाँ दिल्ली अलग अलग दिल्ली से और देश भर के 18 संगठन आए, और वो हमारा जो मुद्दा था वो था कि जो लगातार दिल्ली एनसीआर में और पूरे देश भर में ही जनवादी अधिकार खत्म हो रहे हैं। खासकर हम दिल्ली में देखें तो दिल्ली के अंदर यही जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने के लिए जो अनुमति मिलने का एक नियम था कि आप कभी भी प्रदर्शन कर सकते थे, लेकिन वो अधिकार छीना जा रहा है। 10 दिन पहले कहा जाता है कि 10 दिन पहले आप बड़ी घटना घट जाए तो हम अभी प्रदर्शन करते थे, लेकिन अब ये है कि 10 दिन पहले आप परमिशन लेंगे, तो इसका कोई मतलब नहीं है। दिल्ली के अंदर आपको याद होगा कि मंडी हाउस से लेकर और संसद मार्ग तक बड़ी बड़ी रैलियां निकलती थी, वो सब बंद कर दिया गया है। तो लगातार जो एक तरीके से जैसे धारा 144 भी जो अब बदल गया BSNS के तहत, उस धारा को भी कभी भी लगा दिया जाता है। वो एक तरीके से कहा जाए तो दिल्ली में वो 24 घंटे कई जगह लागू रहती है, किसी भी जो राज्य भवन होते हैं, अलग अलग दूतावास है, वहाँ लागू रहती है। तो इन सबके विरोध में हम लोग यहाँ पर आए थे। सर, आप कह रहे हैं कि लोकतंत्र है, संविधान से काम नहीं हो रहा है, तो इसी तरह से मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि नेपाल में जो तख्ता पलट हुआ है वहाँ पर जो जनजी के बहुत बड़ा आंदोलन हुआ है सर, उस आंदोलन के पीछे आप क्या समझते हैं कि उसके पीछे क्या, कौन लोग हैं जो इतना बड़ा तख्ता पलट हुआ है? देखिए उसके पीछे अगर मूल कारण कहें तो सबसे बड़ा कारण तो है कि देखिए जनता कभी हमेशा जनता ना ऐसा नहीं होता कि वो बैठी रहती है, या फिर नौजवान जो भी लग रहा है वो सब कुछ दमन सहते रहेंगे और चुपचाप बैठे रहेंगे। मूल कारण जो था वो कहा, कई टीवी मीडिया में रिपोर्ट आई कि नहीं व्हाट्सएप बंद कर दिया, ये बंद कर दिया इसलिए वो उठे, ऐसा ये मुख्य कारण नहीं था। मुख्य कारण था वहाँ बेरोजगारी बढ़ रही थी, वहाँ अशिक्षा बढ़ रही थी, वहाँ पे लगातार महंगाई बढ़ती जा रही थी। यानी कि जनता के अंदर एक जो बुनियादी चीजें होती हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को लेकर गुस्सा था, नौजवानों में गुस्सा था। और दूसरी तरफ जो नेताओं के बच्चे थे वो अपनी लग्जरी लाइफ दिखा रहे थे, और वो जो जिस तरीके से लग्जरी लाइफ जी रहे थे, तो सीधे सीधे दिख रहा था कि नेपाल की जनता और नेपाल के नौजवान जो है, जो उनको जैन जी जो है, वो एक गरीब हालातों में रह रहे हैं, उनको रोजगार नहीं है, उनको काम धंधा नहीं मिल रहा। और दूसरी तरफ जो नेताओं के बच्चे हैं, पूंजीपतियों के बच्चे हैं, वो अमीर अमीर बहुत शाही तरीके से रह रहे हैं। तो गुस्सा फूट रहा था लगातार, और विरोध कर रहे थे। इससे पहले वो सोशल मीडिया पे जैन जी जो थे लगातार डाल रहे थे कि भाई क्यों हमारे पास तो खाने के लिए रोटी नहीं हो रही, और ये लोग आलीशान कपड़ों, आलीशान घरों में रह रहे हैं, आलीशान खाना सब कुछ हालातों में रह रहे हैं। तो इसके विरोध में गुस्सा जो फूट रहा था, वो गुस्सा हमें लगता है कि ऐसा गुस्सा हमारे देश में भी है, ऐसा नहीं है, नौजवानों में यहाँ भी गुस्सा चल रहा है। और एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगा, बहुत सारे लोग हमारे देश में ये कह रहे हैं कि जो नेपाल में हुआ भारत में नहीं हो सकता। ये लोग बड़ी बेवकूफी में है। जब अंग्रेज के साथ कुछ चमचे होते थे वो कहते थे जो जो इंग्लैंड का राज यहाँ चल रहा है वो खत्म नहीं होगा, जो छोटा। हाँ जी।
अभी सुशीला कार्की जो वहाँ के अंतरिम प्रधानमंत्री चुनी गई हैं, कहा जा रहा है कि वो प्रधानमंत्री को अपना भाई मानती हैं और प्रधानमंत्री को बहुत गुणगान करती हैं। क्या लगता है कि वो आरएसएस से मिली हुई हैं? कैसे लग रहा है आपको? इसकी देखिए संभावना हो सकती है, मुझे मेरे को इसकी पूरी जानकारी तो नहीं, बहुत ज़्यादा संभावना इसलिए हो सकती है क्योंकि भारत सरकार, क्योंकि अगर देखा जाए तो नेपाल जिस तरह का देश है, छोटा देश है हमारे मुकाबले में, भारत सरकार कभी नहीं चाहेगी कि वहाँ कोई ऐसी सरकार बने कि जिनसे उनका तालमेल ना बने, और वो चाहेगी कि कोई ऐसी सरकार बने जो कि उनके साथ तालमेल, यानी जैसे अमेरिका या दूसरे साम्राज्यवादी देश होते हैं हम भारत के लिए, हम साम्राज्यवादी हैं नेपाल के लिए। हम नेपाल में हमारा अडानी अंबानी का इतना बिजनेस लगा हुआ है, सब कुछ लगा हुआ है, तो हम चाहेंगे, क्योंकि आज जहाँ तक ऐसा लगता है परिस्थिति बन रही है कि चीन चाइना चाहता है उसका साम्राज्य हो नेपाल पर, हम चाहते हैं नहीं हमारा हो, तो हम चाहेंगे हमारी ऐसी सरकार बने जो हमारे हमारे दूसरी बात है, बस छोटे में मैं कहना चाहूँ कि देश के अंदर गुस्सा है, यहाँ भी है, नेपाल के नौजवानों जो करा वो बेहतर है, लेकिन हाँ एक जो कमी रही, जिस चीज की नेपाल में जो कमी रही, वो मैंने देखा कुछ कि वहां पर एक पूंजीपतियों की सरकार हट गई, एक सरकार हट गई, लेकिन जो दूसरी होने के बाद अगर ये थोड़ा सा भी किसी को गलतफहमी है कि अब तक तक होने के बाद वहां पे आम लोगों की सरकार है, ऐसा नहीं हुआ है। जो आप बात कर रहे हैं ना, सुशीला कार्की जो है वो कार्की, वो एक जैसे कहते हैं कि एक जैसे हमारे देश में कहें कि अगर मोदी की सरकार हट जाए और कांग्रेस की सरकार आ जाए तो वही कितना ही भला होने वाला है। बस ये होता है कि हाँ एक तानाशाह से मुक्ति मिली, एक दूसरे आ गए, लेकिन ऐसा नहीं कि सुशीला कार्की आने से वहां के नेपाल की जनता के लिए बहुत कुछ होने वाला है, हमें तो उम्मीद। लेकिन हाँ फिर भी हम ये कहेंगे इंकलाबी सलाम है उन नौजवानों का जिन्होंने विद्रोह करा, बगावत करा और फिर दिखला दिया कि कितनी बड़ी सेना हो, कितनी बड़ी फौज हो, सब जनता के आगे झुकना पड़ता है। सर ये जैसे यहाँ पर बीजेपी का सरकार है तो प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन वहाँ तो कम्युनिस्ट की पार्टी थी, फिर भी उसका विरोध हुआ, वहाँ पर कर रहा है जो लोकतंत्र था, लोकतंत्र के खिलाफ वहाँ हिंदू और इंडिया में भी हिंदू राष्ट्र की मांग करें। क्या लगता है दोनों का समानता नहीं लग रहा आपको? देखिए पहली बात तो ये थोड़ी गलतफहमी है कि वहाँ पे कोई कम्युनिस्टों की सरकार थी, वहाँ पे जैसे नामधारी कम्युनिस्ट जो होते हैं, जो हमारे देश में भी है, सीपीआई सीपीएम वाले संशोधनवादी पार्टियां, जो नाम बात मजदूरों की करते हैं, लेकिन असल में वो छुपे रूप में पूंजीपतियों की पार्टियां हैं। तो ऐसी पार्टियों से कोई छुपे हुए असल में पूंजीपतियों के ही लोग थे, वो कहते हैं ना कि चेहरा ढक रखा है, लेकिन वो एक कम्युनिस्ट पार्टी थी नहीं, वो एक संशोधनवादी पार्टी थी। एक चीज, दूसरी बात है कि वहाँ पे जिस लोकतंत्र, क्योंकि राजशाही को हटा के लोकतंत्र की तरफ बढ़ रहा है, देश बढ़ रहा था और लोकतंत्र एक कायम हो रहा था, अब वापस राजशाही आएगी ऐसा तो उम्मीद नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि पूंजीवादी लोकतंत्र की दूसरी पार्टी वहां बैठेगी। और देखिए एक चीज बताऊं, आप गौर कीजिएगा, वहां पे प्रतिरोध में बहुत लोग ऐसे हैं जिनके वीडियो सोशल मीडिया पे है, जिन्होंने कहा हमें मोदी जैसी सरकार भी नहीं चाहिए, यहाँ सिस्टम भी नहीं चाहिए, वहां पे हिंदू राष्ट्र भी चाहिए, लेकिन उन्होंने सारी चीजों को हटा दिया। नेशनल मीडिया पे क्या चला, गोदी मीडिया पे क्या कि हमें मोदी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए अपने देश में भी, ये चला रहे हैं वो, है ना, जबकि ये 10 में से एक आदमी कह रहा है। मेरा यही सवाल भी था हाँ, हाँ। कि वहाँ एक कई चल रहा है कि यहाँ पर मोदी जैसा प्रधानमंत्री होना चाहिए, सब लोग आ रहा है। तो देखिए जैसे एक तो पहली बात है कि हर आसपास के जितने भी देश है ना, वहां पर एक आबादी ऐसी है, अब खासकर हम कहें खासकर नेपाल जैसे देश में, जो कि हो सकता है भारत के लोग हैं वहां रहते हैं, लेकिन ठीक है वो किसी ना किसी अपने हितों से मोदी का सपोर्ट करते हैं, और वो इक्का दुक्का लोग हैं जो कि सपोर्ट करते हैं और कहते हैं कि भाई ठीक है मोदी जैसी सरकार होनी चाहिए। लेकिन मैं वो कह रहा हूँ कि अगर हमने 10 के इंटरव्यू ले, 10 में से कोई एक कह रहा है और 9 तो विरोध कर रहे हैं कि हमें ऐसी सरकार भी नहीं चाहिए, हम तो जानते हैं वहाँ तानाशाही, और वो खुद कह रहे हैं कि बल्कि हमारे लोकतंत्र को और खराब कर रही है वहाँ की सरकार, वो लगातार उस पर दबाव डालती रहती है, तो वहाँ पे प्रतिरोध ज्यादा है, इक्का दुक्का ऐसे लोग बोल रहे हैं। हम जानते हैं देखिए वही कि वो लोग बहुत सारे से, मैंने बहुत सारे एनआरआई मैं जानता हूँ जो इंग्लैंड में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, भारत के लोग हैं वो। अगर आज उनसे कहो ना भारत आके वहां से मोदी मोदी कर रहे हैं दूर से, उन्हें भी जानते हैं यहाँ की हालत खराब है, लेकिन वहां उनका सेट है मामला। कुल मिला के वहां के लोगों ने प्रतिरोध करा, और वो प्रतिरोध एक एक दौर तक गया कि चूंकि सत्ताधारी हटे, वो प्रतिरोध रुकना नहीं चाहिए, वो प्रतिरोध वहां तक जाना चाहिए हम नेपाल के नौजवानों से कि वो संगठित बनो, एक क्रांतिकारी मजदूरों मेहनतकशों की पार्टी बने, जो मजदूरों मेहनतकशों का राज कायम हो, और हम भारत की जनता की तरफ से उनका सपोर्ट रहेगा। और हम कहेंगे प्रतिरोध जो पूरे एशिया में फूट रहे हैं, नेपाल में हुआ, श्रीलंका में हुआ, बांग्लादेश में, ये हमारे देश में भी फूटेगा, गुस्सा यहाँ भी है, पर वो किस क्या रास्ते से निकलेगा ये समय बताएगा, लेकिन हमें मानते हैं कि यहाँ भी प्रतिरोध फूटेगा। ये लोग जो कहते हैं कि जो नेपाल में हो यहाँ नहीं होगा, ये वही बात है कि जो कहते हैं श्रीलंका में भी नहीं होगा, बांग्लादेश में भी नहीं होगा, वहाँ भी हुआ। देखिए सर, समस्या तो सेम है ना, जिस तरह से यहाँ पे देखो भ्रष्टाचार है, नेताओं के बच्चे जो विदेश में पढ़ रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि आप जो है
प्राइमरी स्कूल में पढ़ो, हिंदी में पढ़ो, लेकिन अपने बच्चों को इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं। लेकिन यहाँ जो आम आदमी है कह के ले जाओ, लेकिन अपने बच्चों को कांवड़ नहीं लेने जाते। बहुत सारी बात है, नेताओं को और आम आदमी में बहुत अंतर है सर। देखिए वैसे मैं आपको अगर बताऊं, अगर हम सही तथ्यों में जाएं, तथ्यों और आंकड़ों पे जाएं, तो नेपाल के जो बेटा बेटी है ना, उनकी लग्जरी लाइफ और यहाँ के लग्जरी लाइफ बहुत, हम तो बहुत कई गुना है। यहाँ के जो नेता लग्जरी लाइफ जी रहे हैं ना, जिनको एक एबीसीडी नहीं आती, क्रिकेट की एबीसीडी नहीं पता, जैसा को आज आईसीसी का अध्यक्ष बन के बैठा है, पहले बीसीसीआई का। तुझे परिवारवाद की बात करती है भाजपा, इनके खुद है ना। अभी नितिन गडकरी का बेटा पता चला है कि वो पूरा इथेनॉल भारत सरकार मिला रही है पेट्रोल में, और उसकी सबसे बड़ी कंपनी चला रहा है, उसका बेटा चला रहा है। अभी अरुण जेटली का बेटा इस समय खुद क्रिकेट बोर्ड का एक बड़े पद पे बैठा हुआ है। तो कुल मिला के जो ये बात है कि हाँ, ये लग्जरी लाइफ को शो नहीं कर रहे, क्योंकि ये जानते हैं कि शो करेंगे तो इनके लिए भी खतरा बन सकता है। लेकिन सेम कंडीशन यहाँ भी, और सेम कंडीशन के तहत ये है कि ये कई गुना है ज्यादा है। हमारे सांसदों को और हमारे नेताओं को जितना लग्जरी लाइफ मिलती है ना रहने के लिए, वो उनको नहीं मिलती है। हम यहाँ पे ज्यादा टैक्स वसूला जाता है, यहाँ पे ज्यादा, बड़ा देश है तो बड़ी ज्यादा लूट, निचोड़ी के लूट और नेता शो पे उड़ रहे। लेकिन एक देखिए, इतिहास गवाह है कि जितने भी बड़े बड़े महल बना लो, जितने भी लग्जरी लाइफ लो, इतिहास में जनता ने दौड़ाया है, भगाया है। अंग्रेजों को भी एक समय भगाया, हिटलर भी अपने गुफा में जाके छुप के अपने आत्महत्या करने को मजबूर हुआ था। और यहाँ के तो तानाशाह, अगर वो सोचते हैं कि उनका राज वो अमर है, या अमित शाह भी एक बात कह रहे थे बीच में कि 40 साल तक अब हमारी सरकार हटने वाली नहीं है। हो सकता है वो 99 साल के हो जाएंगे, चाहे वो जिंदा रहे ना रहे, लेकिन ये भी समझ आता है कि कैसी तानाशाही और कैसा उन्होंने यानी कि अपने सेट कर दिया है, सेटिंग कर दिया है, चाहे ईवीएम मशीन में या पूरे चुनाव आयोग को खरीद रखा है कि 40 साल तक आप हटेंगे नहीं। लेकिन जनता जब सड़कों पे होगी और जनता की जब बगावत होगी, तो बड़े बड़े तानाशाह गिरे हैं, और ये भारत में भी होने वाला है। समय बताएगा वो कैसे होने वाला है। जी सर, लास्ट सवाल है कि जैसे हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, क्या हिंदू राष्ट्र में जो भ्रष्टाचार है, इतना तरह नेताओं की इतना अयास है, आम लोगों का यही नेता और आम आदमी एक साथ खाएंगे पिएंगे, नौकरी चाकरी सब मिलेगा हिंदू राष्ट्र में? ऐसी क्या कल्पना है कि हिंदू राष्ट्र को लोग मांग करें? देखिए पहले तो मैं एक चीज बताऊं, ये बात एक चीज हमें समझनी चाहिए कि जिस हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना है राम राज्य में करते हैं, राम राज्य में भी गरीबी अमीरी थी, बराबरी नहीं थी। राजा राजा ही था और नीचे नीचे ही रहते थे, ऐसा नहीं था। ये राम राज्य भी एक मिथ है कि राम राज्य था तो सब बराबर थे, ऐसा कुछ नहीं था। राम राज्य जब था भी, पहली बात तो वो एक कल्पना भी हो सकती है कि राम राज्य था ही। क्या हिंदू राष्ट्र को आप ब्राह्मण राष्ट्र नहीं कह सकते? बिल्कुल ब्राह्मण राज्य। देखिए हम ये कह रहे हैं कि आज पूरा गठजोड़, क्योंकि देखिए हम मानते हैं असल में तो पूंजीवादी लोकतंत्र है, लेकिन इस पूंजीवादी जनतंत्र में भी हम कह रहे हैं ब्राह्मणवाद है। और जो पूरा जिस तरीके से ये लोग ये बिल्कुल कहने के लिए जब दंगे कराने हैं तो दलितों को कहते हैं तुम भी हिंदू हो, तुम भी हिंदू हो, लेकिन असल में इनको उनसे कोई मतलब नहीं है। पूरा आज जो दलितों पे हमले बढ़े हैं, जिस तरीके से पूरी सरकार के अंदर जातिवाद का जो पूरा इन्होंने कराया, और जिस तरीके से ब्राह्मणवाद, एक सांप्रदायिक ब्राह्मणवाद हमारे देश में जो दिख रहा है, कुल मिला के देखिए हमारा मानना है कि जो हिंदू राष्ट्र की जो परिकल्पना है वो खोखली है, वो हवाबाजी है। उस हिंदू राष्ट्र में गरीब हिंदू की जगह नहीं है। वो गरीब हिंदू चाहे दलित हो, चाहे कोई भी गरीब हिंदू हो, किसी भी जाति का, उसमें गरीब हिंदू की जगह नहीं है। तो ये हिंदू राष्ट्र का जो ये आवरण है ना, ये भी एक खोखला। और ये असल में क्या है, असल में इस देश के बड़े बड़े पूंजीपति, बड़े बड़े क्या कहते हैं, जो पैसे वाले ब्राह्मण हैं वो, और जो ठेकेदार है और बड़े बड़े मालिक है, उनका राज आने वाला है। ये उन्हीं का राज है, ये कोई आम लोग। आप क्या मानते हैं कि जो है ये नायक है खलनायक है? अभी एक महात्मा कह रहे हैं कि बाबा साहब कोई मायने नहीं रखता है, केवल मनुस्मृति महान है। देखिए अंबेडकर के बारे में, बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में जो हमारा मत है कि उन्होंने दलित प्रश्न को उठाया और दलित प्रश्न को रखा। ये एक अपने समय की एक महत्वपूर्ण चीज थी, क्योंकि दलितों के जो हालात थे और जिस तरह के हालात थे वो उन्होंने रखा। लेकिन हमारा मानना है कि पूरे देश के अंदर एक समता मूलक समाज बने, एक मजदूरों मेहनतकशों का राज का है, इसका रास्ता अम्बेडकर के पास भी नहीं था। अम्बेडकर से उस सवाल को उठाया, पृष्ठभूमि पे रखा, ये उनका एक योगदान है। लेकिन हमें लगता है कि आज पूरे मजदूरों मेहनतकशों के राजकाज को लाने के लिए हमें अम्बेडकर को भी पढ़ना चाहिए, उनको भी जानना चाहिए। सर, केवल एक खास जाति जो है बाबा साहब को, अम्बेडकर को विरोध कर रहा है, बाकी जो 85% है वो बाबा साहब को विरोध नहीं कर रहा है। क्या देखते हैं आपको? देखिए विरोध तो, देखिए विरोध की बात नहीं है, मेन असली सवाल है कि जो ठीक है वो जो विरोध कर रहे हैं वो तो चलिए दूसरी बात है। हम आज कि जैसे हम मानते हैं, देखिए जैसे अगर हम दलित प्रश्न की बात करें, मैं छोटे बताऊंगा कि दलितों के जो हम कहते हैं आज दलितों पे जो अत्याचार हो रहे हैं, और खासकर इनकी सरकार में ज्यादा होते हैं,
खासकर ये जो बीजेपी और हिंदू राष्ट्र कहते हैं इनकी सरकार में ज्यादा बढ़ गए हैं, जगह जगह अत्याचार हो रहे हैं। लेकिन हमारा मानना है कि हम दलितों की मुक्ति का जो सवाल है, वो दलितों की मुक्ति का सवाल और जातिगत उत्पीड़न का जो सवाल है, वो सवाल इससे जाता है कि हमें आज पूरी जाति व्यवस्था का नाश करना होगा। और जाति व्यवस्था का नाश, ये सवाल महत्वपूर्ण है, इस सवाल को हम छोड़ नहीं सकता कोई संगठन। जाति व्यवस्था का नाश हो, और जाति व्यवस्था का नाश वहां तक जाएगा जब इस पूंजीवादी व्यवस्था का भी नाश किया जाएगा। धन्यवाद सर, आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं हमारी बातचीत कैसा लगा, प्रतिक्रिया में जरूर बताएं। मैं मेवालाल, बहुजन समय, दिल्ली। जय भीम, जय भारत।